गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं डॉक्टर मनीषा बटवाल आप सभी सेकेंड ईयर की छात्राओं का इस न्यूट्रिशन की क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसा कि पिछली क्लासों में हमने पढ़ा पोषक तत्वों के बारे में, पोषक तत्व किसे कहते हैं। अब हम एक एक पोषक तत्व के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। आज जो पोषक तत्व हम आरंभ करने जा रहे हैं वो है कार्बोहाइड्रेट। भारत में ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व में ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट है। भारत जैसे विशाल तथा निर्धन देश में जो खासकर अधिकांश लोग कार्बोज से ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। शरीर को विभिन्न गतिविधियों का संचालन तथा दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ये ऊर्जा अधिकांशतः कार्बोज से प्राप्त होती है। भारतीयों के भोजन में मुख्य रूप से कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थों का ही उपयोग किया जाता है, जैसे चावल, मक्का, गेहूं, बाजरा, आलू, चुकंदर, अन्य प्रकार के जमीकंद, गुड़, शक्कर आदि कार्बोज वर्ग के अंतर्गत ही आते हैं। यानी अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक ऐसा पोषक तत्व है जिससे कि ऊर्जा प्राप्त की जाती है और ये ऊर्जा हमारे शरीर के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कार्बोज का वर्गीकरण की तरफ अगर हम देखें तो इसको कई तरह से वर्गीकृत किया जाता है। भौतिक विशेषताओं के आधार पर, रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, अन्य प्रकार का भी वर्गीकरण इसमें होता है। हम जो इसका सबसे प्रचलित वर्गीकरण है उसके ऊपर नज़र डालेंगे, वो है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मोनोसेकेराइड्स, दूसरा है डाइसेकेराइड्स और तीसरा है पॉलीसेकेराइड्स। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मोनोसेकेराइड कार्बोज या शर्करा के बारे में। मोनोसेकेराइड्स कार्बोज का सबसे सरलतम रूप है। मोनोसेकेराइड 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मोनो प्लस सेकेराइड्स। मोनो का अर्थ होता है एक तथा सेकेराइड्स का अर्थ होता है शर्करा। अर्थात मोनोसेकेराइड में शर्करा के केवल एक ही अणु होता है। पाचन क्रिया के उपरांत सभी कार्बोज इसी शर्करा के सरलतम रूप में बदल जाते हैं। मोनोसेकेराइड्स जो पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है, इसके अंदर 6 कार्बन अणु होते हैं, इसलिए इन्हें हेक्सोसेज भी कहते हैं। अगर मोटे तौर पे देखा जाए कि जितनी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है वो पाचन के बाद में अपने सबसे सरलतम रूप में ही परिवर्तित होता है और वो है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड को भी हम मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। वे शर्कराएं, जैसे एक तो ग्लूकोज होता है इसमें और दूसरा होता है फ्रक्टोज। अगर मोटे तौर पे हम इसको देखें मोनोसेकेराइड को तो इसमें आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। और जो सबसे सरलतम रूप कार्बोहाइड्रेट का है वो मोनोसेकेराइड कहलाता है। दूसरा जो है इसके अंतर्गत फर्स्ट इसका अगर हम भाग देखें ग्लूकोज, तो ग्लूकोज शर्करा की सबसे सरलतम इकाई है। इसे डेक्सट्रोज, रक्त की शर्करा या अंगूर शर्करा भी कहते हैं। यह प्रकृति में व्यापक रूप से विद्यमान होती है। अंगूर में इसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा 80 मिलीग्राम पर 100 ml होती है। इसके अतिरिक्त यह प्याज, आलू, शकरकंद आदि जड़ व कंद वाली सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में विद्यमान होती है। दूसरा जो है वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को फल की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। यह सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है। ग्लूकोज की अपेक्षा फ्रक्टोज की मिठास 2 गुना ज़्यादा होती है।
शहद में इसकी मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। शहद में इसकी मात्रा संपूर्ण ठोस पदार्थ की मात्रा के लगभग आधी होती है। गन्ने के रस, मीठे फल, चुकंदर आदि में ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज भी विद्यमान होता है। तीसरा जो मोनोसेकेराइड है वो है गैलेक्टोज। पोषण की दृष्टि से गैलेक्टोज भी अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्बोहाइड्रेट है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता, परंतु अन्य खाद्य पदार्थों के साथ मिश्रण के रूप में विद्यमान होता है। दुग्ध शर्करा, जिसे लैक्टोज कहते हैं, पाचन के बाद एक अणु ग्लूकोज तथा एक अणु गैलेक्टोज प्राप्त होता है। दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है वो है डाइसैकेराइड। जब मोनोसेकेराइड के दो अणु आपस में मिलते हैं तो एक अणु जल तथा एक अणु डाइसैकेराइड का निर्मित होता है। इस प्रकार डाइसैकेराइड में मोनोसेकेराइड के दो अणु विद्यमान होते हैं। डाइसैकेराइड के अंदर जो पोषण की दृष्टि से अगर डाइसैकेराइड को देखा जाए तो उसको हम निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है सुक्रोज, माल्टोज तथा लैक्टोज। इसे सुक्रोज या गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। सुक्रोज का निर्माण व्यापार स्तर पर गन्ने की रस तथा चुकंदर से निकाला जाता है। प्राप्ति के साधन के आधार पर इसे गन्ने की शर्करा कहते हैं। यह गन्ने में 10 से 12% तथा चुकंदर में 12 से 18% तक होता है। अल्प मात्रा में यह फल और शहद के अंदर भी पाया जाता है। दूसरा डाइसैकेराइड का प्रकार है वो है लैक्टोज। इसे दुग्ध शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। दूध में लैक्टोज शर्करा की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा गाय और भैंस के दूध की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। तीसरे प्रकार है माल्टोज। इसे जई की शर्करा भी कहा जाता है। यह अंकुरित अनाजों आदि से बनाया जाता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता, बल्कि इसे स्टार्च पर कुछ एंजाइम की क्रिया के द्वारा डेवलप किया जाता है। इस प्रकार हमने दो प्रकार के टाइप देखे। पहला था मोनोसेकेराइड और दूसरा था डाइसैकेराइड। अब हम तीसरी प्रकार की तरफ बढ़ते हैं, वो है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट का तीसरा प्रकार है। पॉलीसेकेराइड जटिल शर्करा या जटिल कार्बोज पदार्थ है। वनस्पति जगत और स्टार्च प्राप्ति का मुख्य साधन है। पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज, पैक्टिन आदि आते हैं। इसमें 3 या 3 से अधिक शर्करा की सरल इकाई होती है। यह जल में बहुत कम मात्रा में घुलनशील होता है। पॉलीसेकेराइड के कुछ उदाहरण हैं स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। सबसे पहला जो इसका प्रकार है वो है स्टार्च। वनस्पति जगत स्टार्च प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ आदि अनाजों में यह 70 से 85% तक पाया जाता है। जड़ एवं तने वाली सब्जियों में यह 20 से 35% तक उपस्थित होता है। सूखे बीज जैसे मटर, सेम, गंवारफली आदि में यह 40% तक पाया जाता है। कच्चे सेब एवं केले में भी स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, परंतु जैसे जैसे फल पकते जाते हैं इनका स्टार्च मोनो तथा डाई शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। फलतः पकने के बाद ये फल मीठे लगने लगते हैं। इसके ठीक विपरीत कच्चे भुट्टे के दाने, हरे मटर,
हरे चने के अंदर ये जो कच्ची अवस्था में होते हैं या मीठे होते हैं, इनके कच्चे बीज में शर्करा होती है। जैसे जैसे यह बीज परिपक्व होते हैं, इनकी शर्करा स्टार्च में परिवर्तित हो जाती है, फलतः इनकी मिठास समाप्त हो जाती है। ये स्टार्च के बारे में बात हुई। दूसरा जो है इसका वो है डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत ही आता है। यह स्टार्च के अर्ध उद्ध विच्छेदन से प्राप्त होता है। उदाहरण, जब हम रोटी पकाते हैं तो वह लाल भूरे रंग में सिकती है तथा जब चावल को गरम तवे पर भूनते हैं तो वह भी लाल और भूरे रंग में ही बदल जाता है। रोटी एवं भुने चावल के रंग में परिवर्तन का मुख्य कारण डेक्स्ट्रीन होता है। तीसरा जो है वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को प्राणिज कार्बोज भी कहते हैं। पेड़ पौधों में यह पूर्णतः अनुपस्थित होता है। यह जीवित मानवों एवं जानवरों के यकृत और मांसपेशियों में पाया जाता है। जब अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण किया जाता है तब पाचन क्रिया के बाद अधिक मात्रा में ग्लूकोज का निर्माण होता है। फलतः रक्त में अधिक मात्रा में ग्लूकोज अवशोषित कर लिया जाता है। इस कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। जब शरीर को आवश्यकता पड़ती है तब ये ग्लाइकोजन पुनः ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करता है। अगला है सेलुलोज। सेलुलोज ग्लूकोज की कई श्रृंखला या कई इकाइयों से मिलकर बनता है। इसमें ग्लूकोज अणु सीधी एवं शाखाओं वाली श्रृंखला में आकर जुटते हैं और सेलुलोज का निर्माण करते हैं। सेलुलोज अनाज, दाल, फल एवं सब्जियों के छिलकों में रेशे के रूप में विद्यमान होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि यदि भिंडी, बैंगन, पालक, मूली, गाजर आदि सब्जियों को समय से नहीं तोड़ा जाता तो ये परिपक्व होकर पकने लगते हैं और इनमें उपस्थित मोनो और डाइसैकेराइड सेलुलोज में बदल जाते हैं, जिससे ये सब्जियां कड़ी हो जाती हैं और इनके रेशे स्पष्टतः दिखाई देने लगते हैं। लास्ट है पेक्टिन। यह पके फलों के छिलकों एवं कुछ जड़ वाली सब्जियों में पाया जाता है। पके फलों के छिलकों के ठीक नीचे यह उपस्थित होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो आज जो हमने चर्चा की वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में की, और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ये जाना। साथ ही कार्बोहाइड्रेट के रासायनिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण को देखा। 3 प्रकार के वर्गीकरण देखे हमने, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अगली कक्षा में हम कार्बोज की प्राप्ति के स्रोत, कार्बोज के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे।